हेलो गाइस, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स में। दोस्तों, अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद के लिए जितना रिक्रूटमेंट अभी हुआ है और उसमें डिस्कॉम अलग-अलग डिस्कॉम में फाइल्स लखनऊ कॉरपोरेशन से फॉरवर्ड होने के बाद अभी लगभग सभी डिस्कॉम से अपॉइंटमेंट लेटर भी डिस्पैच हो गए हैं। तो अभी कुछ लोगों को मिल भी गए हैं और कुछ लोगों को संभवतः शायद नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएंगे। तो अभी जिन लोगों को ये अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल चुके हैं, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को डाउट्स हैं कि किस तरह से अब ये जॉइनिंग की जाए, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो ये बनेंगे कहाँ से, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमें नॉर्मली सबमिट करने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमें स्टैम्प पर बनवाना है या एफिडेविट बनवाना है, एफडी और हैसियत दोनों में से क्या बनवाएं, और अब इसके अलावा क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं जो अभी जमा करने होंगे जॉइनिंग के टाइम पर। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी ज्वाइन करना है यूपीपीएससी के अलग-अलग डिस्काउंट्स में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर करना, जो कि आप सब लोगों ने मुझे अलग-अलग मैसेज के थ्रू और कॉल्स के थ्रू आपने मुझसे पूछे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, एक अपॉइंटमेंट लेटर का मैंने सबसे फ्रंट पेज ये स्क्रीन पे आपके सामने आपको दिख रहा है, जिसमें आप सबको अभी ये लेटर आ रहा है। 9 नवंबर को ये पश्चिमांचल से डिस्पैच हुए हैं और काफ़ी लोगों को जो मेरठ में ही हैं या मेरठ के सराउंडिंग आसपास के ही हैं बिल्कुल, उन लोगों को ये मिल भी गया है। और जो थोड़ा सा आगे के हैं, गाज़ियाबाद, नोएडा या मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, उनको भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 2-3 डेज़ में ये आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस अब सबसे पहले है कि सबसे पहले ज्वाइन करने का फ़ायदा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उसका आपको आगे तक बेनिफिट रहेगा, जितने जल्दी आप ज्वाइन कर लेंगे। अब जल्दी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में जिस दिन आए उस दिन तक आपके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपको बाहर से बनवाने हैं वो सब आप रेडी कर लें। तो बाकी सब डॉक्यूमेंट्स तो देखिए आप सब लोगों के खुद के हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बनवानी ही पड़ेंगी बाहर से। तो उसमें आता है सबसे पहले एफडी। ठीक है, तो ये एफडी का फॉर्मेट मैंने अपनी एफडी जो बनवाई थी उसका मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है ग्रुप में। तो इसका आप एक प्रिंट निकालें और सीधा जाएं बैंक में कि सर मुझे इस तरह की एफडी बनवानी है। ठीक है, तो आप बैंक में जाएं, आपको घंटे भर में वो एफडी बना के दे देंगे। जिस तरह से यहाँ पे आप देखें इस कॉर्नर पे कि अंडर लीन प्लेस टू यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऐसे लिखा होना चाहिए और ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए। साथ में ये बनेगी तो आपके नाम से ही, जैसे कि यहाँ मेरा नाम लिखा है पुष्पेंद्र प्रकाश, लेकिन अकाउंट ऑफ यूपीपीएससी। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे लिखा जाएगा और आपकी 4 साल के लिए बनेगी। और बाकी नीचे जो स्टैम्प है और साइन है वो भी रहेंगे ही, जैसे कि बैंक के रहते हैं। तो ये किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से, प्राइवेट बैंक से, किसी से भी आप बना के दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब ये है एफडी। दूसरा, अगर आप एफडी जमा करते हैं तो आपको साथ में एक एफिडेविट देना होता है कि आप ये अगले 3 साल तक के लिए आप इसको जमा कर रहे हैं इस विभाग में। तो ये भी एक एफिडेविट है, शपथ पत्र या सेवा अनुबंध पत्र इसको कहेंगे, जिसको जिसको जो कि अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर भी मेंशन है। तो ये भी फॉर्मेट मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। सेम इसी तरह का लगभग आपका बन जाएगा। ये हमारे बैचमेट हैं, बैच के मिस्टर अहमदुर रहमान हैं। तो ये मौके हैं, इन्होंने सबसे पहले अपना लिख दिया कि ये डिटेल्स है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये नाम है, मेरे पिताश्री का नाम ये है, और विद्युत सेवा आयोग के इस पत्रांक से, यानी कि जिस पत्रांक से आपको डिस्कॉम अलॉटमेंट हुआ है वो लेटर नंबर आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपका रोल नंबर आएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही आ जाएगा कि आप यहाँ के निवासी हैं। फिर ये लिख देंगे कि आपका कोई हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, इसलिए कार्यभार ग्रहण करने हेतु बॉन्ड मनी की धनराशि 75,000 रुपये एवं जीएसटी। अब अलग अलग डिस्कॉम में अलग अलग, जैसे कि पश्चिमांचल में सिर्फ 75,000 है, तो आप लिख देंगे बॉन्ड मनी की धनराशि 75,000 रुपये। और अगर अदर डिस्कॉम से हैं तो फिर आप लिखेंगे 88,500 रुपये, जिसमें कि जैसे कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है वैसे ही आप उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप लिखकर इसको इस तरह से आप बनवा देंगे। और लास्ट वाले पॉइंट में आ जाएगा कि आप ये एफडी जो है इस स्टेट बैंक से, इस अकाउंट नंबर से, इससे निर्गत आपने कराई है। इसके नीचे आपकी पूरी डिटेल्स आएगी, नाम, पिता का नाम, अनुक्रम नंबर, पता, मकान नंबर। ठीक है, आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा और ये आपका एक नोटरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस एफिडेविट को, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह का एफिडेविट आपका बन जाएगा। और
पॉइंट नंबर 4 जो जैसा कि अभी मैंने आपको एक कैफ़े टीवी दिखाया, पॉइंट नंबर 4 में आप थोड़ा-सा ये चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि उन्होंने लिखाया था कि अपने डिस्कॉम को दिया था कि मैं इसमें बंधक के रूप में 4 वर्षों के लिए जमा कर रहा हूँ। यहाँ आप लिखेंगे कि कार्यक्रम कि यहाँ आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यहाँ पे आप संबोधित करेंगे, ठीक है? तो यहाँ आप संबोधित करेंगे यूपी पावर कॉर्पोरेशन को, ना कि आप संबंधित डिस्कॉम को, क्योंकि आपसे जो भी एफडी की मांग की गई है वो यूपी पावर कॉर्पोरेशन से की गई है, ना कि आपके डिस्कॉम के द्वारा, जैसा कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा जिन लोगों ने अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनाया है उसको अपना एफिडेविट इस फॉर्मेट में, जैसे कि आपके साथ में आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी लग के आएगा, इस फॉर्मेट में आपको देना होगा, ठीक है? ये हैसियत प्रमाण पत्र वालों के लिए। लेकिन जो लोग अभी तक हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए हैं वो सिर्फ एफिडेविट, वो एफडी बनवा लें, क्योंकि एफडी बनवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जबकि अगर आप अब हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका कम से कम 20 से 25 दिन का समय उसमें लग जाएगा। साथ में कुछ पैसा भी इसमें ज़्यादा लग जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप कम समय में टाइम से ज्वाइन कर पाएँ, इसलिए आप अभी एफडी पर जाएँ और एफडी के साथ में आप अपना एफिडेविट बना के जमा कर दें, ठीक है? तो पहला चीज़ है आपकी एफडी या हैसियत, दूसरी चीज़ है आपका एफिडेविट जो मैंने ये दिखाया, और एफिडेविट आपका 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए कम से कम, ठीक है? और तीसरी चीज़ आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपके पास अगर अपॉइंटमेंट लेटर अगर नहीं भी पहुंचा है तब भी आप अपने डिस्कॉम, तब भी आप अपने जिला चिकित्सालय में जाएं, वहाँ पे आप विंडो पे पर्ची कटाएं और जो वहाँ पे पियून या चपरासी और या वार्ड बॉय उस जो डॉक्टर्स के चैम्बर्स के आसपास होते हैं उनसे आप बात करें, वो आपका कम समय में जल्दी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपके बनवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर कोई मेरिट्स में अगर किसी का नहीं बन पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। इसके अलावा हम अब बात करते हैं कि आपकी 3 चीज़ें हो गई दोस्तों, कि आपका एफडी, मेडिकल सर्टिफिकेट और एफिडेविट। यही सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो आपको बाहर से बनवानी हैं। बाकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो उसके साथ में जो एनेक्सर हैं वो आपको सारे फिल करके लेके जाने हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने नियुक्ति की शर्तें प्रतिबंध के अंतर्गत जो इन्होंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो इन्होंने दे रखा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य, जो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? पहले से सरकारी सेवा में तो वहाँ से रिलीविंग का लेटर, शैक्षिक योग्यता के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, यानी कि आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे वो 10th से लेके आपके आगे फर्दर जितनी भी आपने एजुकेशन कंप्लीट की है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा होंगे। भले ही वो आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना भी दिए हों, वो भी आप यहाँ पे अपने सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने हो सकता है वहाँ पे सिर्फ अपना बीकॉम तक का ही दिया हो, लेकिन यहाँ वो अपना आगे फर्दर उसने एमबीए किया है इस दौरान या कुछ भी आगे एजुकेशन ली है तो वो यहाँ दे सकता है। डीसीए, बीसीए कुछ भी उसने फर्दर अलग से कुछ भी एडिशनल किया हो तो उसमें कोई आप ना छुपाना चाहें अभी भी आप उसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका चाहे प्राइवेट का हो, सेमी प्राइवेट का हो और ठीक है, लिमिटेड कंपनी का हो, सभी तरह का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं पिछली कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाए बिना भी, ठीक है? वो आगे इसमें डिटेल्स में इसमें मांगी जाती है, वो आप उसमें दे सकते हैं। फिर यहाँ पे बाकी ये सब फॉर्मेट्स इन्होंने कि क्या-क्या आपसे उन्होंने मांगा है, तो चलिए आगे मैं ले चलता हूँ आपको कि इसमें किस तरह से आपको भरना है। तो ये सबसे पहला एनेक्सर है जो कि साक्षांकन प्रपत्र है। तो यहाँ इन्होंने लिखा कि सबसे पहले आपका नाम, आपके पिताजी का पूरा नाम, पिता की राष्ट्रीयता, माता की राष्ट्रीयता, ठीक है? अगर कोई मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड की राष्ट्रीयता क्या है, नेशनलिटी, आपका जन्म स्थान, आपका स्वयं का क्या है, और अगर आपकी पति या पत्नी हैं, यदि विवाहित हैं तो उनका जन्म स्थान क्या है, ये चौथे नंबर पे यहाँ पे आएगा, ठीक है? जनपद का नाम जहाँ का आप रहने वाले हों या रहने वाली हो। इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि आप ऊपर पति-पत्नी का आ रहा है कि यदि विवाहित है तो उनकी राष्ट्रीयता तो उनका यहाँ पे आ जाएगा जन्म स्थान क्या है वहाँ पे, ठीक है? स्वयं का भी और आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं तो उनका भी। देन उसके बाद जनपद का नाम जहाँ का रहने वाला है या वाले हो। आप जहाँ का रहने वाली हो या आप स्वयं जहाँ का रहने वाले हो, जनपद का नाम। फिर उसके बाद घर का पूरा पता, ग्राम, थाना, गली, संख्या, भवन संख्या, जो भी आप पूरा अपना एड्रेस लिखना चाहें वो। उसके बाद यदि मूल रूप में पाकिस्तान के निवासी हैं तो ये तो मुश्किल ही है कोई इसको भरेगा। इसके बाद वर्तमान में पूरा पता आपका क्या है, साथ में ऊपर आपका एक लेटेस्ट आपका फ़ोटो इसमें लग जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट में कि पिछले 5 वर्षों में आपके क्या एड्रेस रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप
स्टार्ट करेंगे करंट डेट से, यानी कि आज की डेट से। सपोज़ आज मैं बात करता हूँ, आज की डेट है 13 नवंबर। 13 नवंबर से पिछले 13 नवंबर तक, पिछले साल के 2022 यानी कि पिछले 5 साल में, यानी कि पहला अभी आप जहाँ रह रहे हैं अब से लेके लास्ट कब तक, सपोज़ आप पिछले 1 साल में ही आपने एड्रेस चेंज किया तो पिछले 1 साल ऊपर लिखेंगे कि 12 नवंबर 2022 से लेके अब तक मैं यहाँ रहा हूँ, तो उसके आगे का पता। और उसके बाद उससे पहले आप 10 साल कहीं और रहे हैं तो फिर उसका पता आप लिख दीजिए। तो ये आपके लास्ट 5 साल का हो गया। और कहीं किसी ने कोई चेंज नहीं किया है तो सिर्फ उसका एक ही पता आ जाएगा ऊपर, उस डेट से लेके और उस डेट तक, कि आपका पिछले 5 वर्षों के, यानी कि आप लिख सकते हैं सीधा कि जन्म से लेके और तद दिनांक यानी करंट डेट तक आपका पता ये है। ठीक है। इसके बाद आपका आयु एवं जन्म तिथि, यदि अभ्यर्थी हाई स्कूल पास है तो प्रमाण पत्र के अनुसार, ऑब्वियसली आप लोग सभी ग्रेजुएट्स हैं तो आपकी आयु और जन्म तिथि आपके हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही होगी, तो वो यहाँ आप लिख दें। उसके बाद शैक्षिक अर्हताएं, अभ्यर्थी ने 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूल या कॉलेज में शिक्षा पाई है उनका उल्लेख उत्तीर्ण होने के वर्ष से ही। ठीक है। 15 वर्ष की आयु के बाद आपने जो एजुकेशन ली है वो यहाँ पे बढ़ना है। सपोज़ 15 वर्ष की आयु तक आप 12th कंप्लीट कर चुके थे तो आपको ग्रेजुएशन का यहाँ पे लिखना है सबसे पहले, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का लिखना है। जो भी उसके बाद आपने किए हैं कोर्सेज वो सब आपको यहाँ लिखने हैं, उसकी प्रवेश की तिथि, उसकी छोड़ने की तिथि और परीक्षा उत्तीर्ण आपकी है या नहीं है। ठीक है। परीक्षा आपने कौन सी उत्तीर्ण की है। सपोज़ आपने एक ग्रेजुएशन पहले में स्कूल कॉलेज का नाम लिखा है, जो भी आपका स्कूल कॉलेज रहा उसका पूरा पता, उसकी प्रवेश की तिथि क्या है, उसकी प्रवेश मतलब जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आया उसका तब आपने लगभग उसको छोड़ दिया। और उसमें परीक्षा उत्तीर्ण, कौन सी परीक्षा वहाँ से उत्तीर्ण की, बीएससी, बीकॉम, या उसके अलावा कोई और भी एमबीए आपने किया तो एमबीए किया या एमसीए किया या एमटेक किया, बीटेक किया, किसी ने हो सकता है बीकॉम के अलावा भी कोई और एजुकेशन ग्रहण की हो। ठीक है। शिक्षा ग्रहण की हो तो वो यहाँ पे डाल सकता है। उस कार्यालय या फर्म का पूरा विवरण जहां अभ्यर्थी पहले कार्य कर चुका है या कर रहा हो। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन लोगों ने अभी पहले भी अपना प्रायर एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट सर्विस में या कहीं भी, वो यहाँ पूरी डिटेल्स के डाल सकता है कि उसका पद का नाम और कार्य का विवरण, किस तरह का कार्य था। कि पद का नाम सपोज़ कीजिए कि उसका वहाँ पे भी लेखाकार का था, और कार्य का विवरण क्या कार्य था वो शॉर्ट में लिख दीजिए। अवधि की दिनांक कब से कब तक, वहाँ का पूरा पता, और पिछली सेवा छोड़ने का विवरण कि क्या व्यक्तिगत कारण से छोड़ा है क्या, वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। देन उसके बाद मोहल्ले के 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम व पते जिन्हें अभ्यर्थी के बारे में जानकारी हो। आप कोई भी अपने फ्रेंड्स के, मोहल्ले के कोई भी 2 जो आपके मोहल्ले के आसपास के भी हों, उनके 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम और पते जो आपको भी जानते हो। ठीक है। उनका आप पूरा नाम, अगर वो कहीं कार्यरत हैं तो उनको आप पदनाम लिख सकते हैं, और उनके एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर भी। यहाँ इन्होंने हालांकि लिखा कि मोहल्ले के 2 व्यक्तियों के नाम और पते, लेकिन यह व्यक्तियों के नाम और पते के साथ में मोबाइल नंबर भी आपको ज़रूर मेंशन करना होता है। क्या कभी अपराधी सज़ा, हवालात, प्रतिबंध, अर्दन दिया गया। देखिए जी, हाँ इस तरह का आता कि जहाँ आपको कुछ भी नहीं भरना, क्या शैक्षणिक प्रपत्र को भरते समय किसी न्यायालय कोई मामला विचाराधीन है, क्या कोई कोर्ट केस चल रहा है या कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, तो आप इसमें ज़रूरी है कि आप इसको ना क्रॉस या लाइन ज़रूर मार्क कर दें यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। इस तरह से आप लाइन मार्क कर देंगे तो इसमें कोई बाद में भी फिल नहीं कर पाएगा आपका। ठीक है। इस तरह से करके आप नील लिख सकते हैं ऊपर नीचे इसके। तो आप कोई भी कॉलम खाली ना छोड़ें, उसमें लिख दें ज़रूर कि हाँ ये अप्लाई नहीं है, जिससे कि उनको भी पता रहे कि हाँ इसमें कुछ अप्लाई नहीं है। आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो आगे कोई भी आपका वहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो भी सोचेगा इसमें ये छूट गया है, ब्लैंक छूट गया है, इसको कुछ ना कुछ यहाँ लिखना होगा ज़रूर। तो यहाँ कर दें। फिर उसके बाद नीचे ये आपका डेट आ गया, जिस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस डेट को डेट, और स्थान आपका डिस्कॉम हेड ऑफिस जहाँ है वहाँ का स्थान आप लिख के नीचे साइन कर दीजिए। नेक्स्ट आप चलिए अब यहाँ पे आपकी चल अचल संपत्ति के बारे में आपसे ब्यौरा मांगता है। तो सबसे ऊपर है सबसे ऊपर वाला है कि उनके लिए जिनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, यानी कि अचल संपत्ति जैसे कि आपका प्लॉट है या हाउस है, अगर आपके खुद के नाम से कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई गृह संपदा नहीं है, ठीक है, या कोई भूमि संपदा नहीं है, तो आप ऊपर वाला
के वाला है उसको आप करें सेलेक्ट, और करता या करती जो भी है उस पर राइट करते हुए आप अपने हस्ताक्षर करें, नाम करें, पद लिख दीजिए सहायक लेखाकार, और दिनांक डाल के आप इसको ख़त्म, मतलब ये ओके हो जाएगा आपका। और नीचे वाला जो भूमि संपदा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कर दिया कि नीचे मेरे पास कोई नहीं है, तो नीचे वाला आप उसको पूरा का पूरा आपको उसी तरह से यहाँ पे आप लाइन मार्क इसमें कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से पेज कंप्लीट। देन गृह संपदा, अगर गृह संपदा आपके पास है ऑलरेडी, आपके स्वयं के नाम से भूमि संपदा या गृह संपदा अगर है तभी आप इसको फिल करें, नहीं तो आप लिख दें कि मेरे पास इनमें से नहीं है। जैसे कि ऊपर हमने क्या बिंदु पे लिखा, अगर उनके लिए जिनके पास अचल संपत्ति तो वो नीचे लिखे कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि निम्न प्रकार की अचल संपत्ति के स्वामी या मैं स्वामी हूँ या स्वामिनी हूँ। ठीक, संपत्ति का प्रकार आप लिख दीजिए कि आपके क्षेत्र इतने एकड़ में है, वार्षिक वहाँ से इतना आपको राजस्व मिल रहा है, अनुमानित मूल्य क्या है उसका आज की डेट में। ठीक है, गृह आपने आप अगर आपके पास अपना घर है आपके अपने नाम से तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिए, किस जनपद में है, गृह संख्या क्या है, ठीक है, आपने अर्जित किया या पैतृक से आपको मिला है, क्या स्वयं के लिए है, किराए के लिए, वार्षिक किराया और अनुमानित मूल्य क्या है। और साथ में लिख दीजिए यहाँ पे कि अगर भविष्य में कोई अन्य अचल संपत्ति अर्जित करते हैं करती है तो इस तथ्य को प्रयुक्त प्रपत्र में ये करके आप इसमें साइन कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और इसमें मैं कहूँगा कि आप जो ये ज्वाइनिंग पूरी किट है इसकी 2 कॉपीज़ आप ज़रूर पहले एक फ़ोटोकॉपी इसी का पूरा फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिए। अगर कोई भी इसमें आपसे रिटन मिस्टेक होती है तो आप इजीली उस पेज को रिप्लेस कर सकें। वहाँ जब आप ज्वाइन करने जाएंगे आपको पूरा का पूरा दोबारा से उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि सर ये तो मुझसे गलत हो गया, मुझे दोबारा एक कॉपी इसकी मिल सकती है क्या। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे दोस्तों आते हैं। तो अब इसमें आता है कि उनके लिए जिनके पास शेयर या इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऊपर ही लिख दीजिए हस्ताक्षर, नाम, पद और दिनांक, और अगर है तो नीचे आप डिटेल दीजिए, अगर नहीं है तो क्रॉस कर दीजिए इस पेज को। नेक्स्ट पेज पे यहाँ अगर आपके नहीं इन्वेस्टमेंट कहीं भी क्या कहीं भी जमा पूंजी आपके पास है, आपके पास एफडी है, बैंक सेविंग्स है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स है, कहीं भी है वो आप यहाँ पे मेंशन ज़रूर करें। नहीं है तो आप इसको क्रॉस करके अपने यहाँ पे साइन कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। नीचे फिर उनके लिए जिनके पास कोई चल संपत्ति नहीं। अब बात आती है चल संपत्ति की। चल संपत्ति में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास करंट में एसेट्स हैं तो वो सब आप यहाँ लिखें कि मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा, और आप यहाँ करके इसको चूज़ करके यहाँ पे आप साइन कर दीजिए और पूरी अपनी डिटेल्स डाल दीजिए। अगर आपके पास है तो आप यहाँ लिखें कि आपके पास आपने कोई गोल्ड लिया हुआ है तो गोल्ड की डिटेल्स यहाँ पे डालें, कितना मूल्य है, कब ख़रीदा गया था, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे आप डिटेल लिख सकते हैं और नीचे अपने साइन करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर आती है निष्ठा की शपथ की कि भाई आप जो है कॉर्पोरेशन के अधीन अपनी सेवा अवधि में कॉर्पोरेशन की सेवा में अपने को सदैव निष्ठा और श्रद्धापूर्वक आप काम करेंगे। तो यहाँ अपने साइन करके नाम, पद, दिनांक आप सब डाल दीजिए। फिर ये आपका घोषणा पत्र हो गया कि मैं किसी राजनीतिक दल से इस तरह की कोई किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद अभ्यर्थी किसी भी शासकीय, अशासकीय या उपक्रम में कार्यरत न होने की दशा में, अगर आप किसी भी ऑलरेडी शासन के किसी और उपक्रम में कहीं कार्यरत नहीं है तो आप इसको करें। अगर कहीं पर हैं तो आप लिखें कि पद पर सेवारत था, अगर आप था तो फिर आप नीचे वाला चूज़ करें, ठीक है। देन उसके बाद घोषणा पत्र कि मैं जैसा कि शासन के नियमानुसार ही ये है कि आप अपना नाम लिखिए, अपने पिताजी का नाम लिखिए, निवासी कि मैं अविवाहित हूँ या फिर विवाहित हूँ तो मेरी एक से ज़्यादा पत्नी नहीं है, ठीक है, और मेरा अपनी पत्नी अपनी पति से या अपनी पति से तलाक या विच्छेदन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप अपना पूरा विवरण यहाँ भर के यहाँ पे साइन और अपना नाम डिटेल्स यहाँ सारी फिल कर दीजिए। देन उसके बाद कि आपका कोई भी रिलेटिव इस कॉर्पोरेशन में नहीं है, वो इस चीज़ की ये घोषणा है कि आपका कोई भी संबंधी अधिकारी कार्मिक उनसे कोई संबंध आपका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आपके डिपेंडेंट्स की आपके यहाँ पे डिटेल्स आ जाती है पूरी। इस एनेक्सर में आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट्स हैं वो सब उन सब की डिटेल्स इसमें आ जाएगी दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले आपके फादर, मदर,
वो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं। ठीक है, आप इसमें अगर आपके बैचलर हैं, ब्रदर सिस्टर बैचलर हैं और आपसे छोटे हैं, आप उनको यहाँ पे भी डिपेंडेंट्स में आपके ले सकते हैं। ठीक है, ये उन सब की आपकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी एजुकेशन, उनकी एजुकेशन के बाद उनका आपसे उनका क्या संबंध है और वो आप पर आश्रित हैं या नहीं है, तो ये सब डिटेल्स भर के आश्रित हैं, ऑब्वियसली आश्रित हैं तभी इसमें भर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि हाँ आश्रित हैं या सिर्फ हाँ में इसको आंसर आप दे देंगे इसका। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा डाउट रहता है कि भाई आपके फादर मदर और कौन कौन हो सकता है, तो सिर्फ फादर मदर नहीं, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं आप उनको सबको इसमें ले सकते हैं, बशर्ते उनको कोई और बेनिफिट कहीं और से ना मिल रहा। ठीक है, तो इसी तरह से ये भर के आप इसको, इसमें भी सेम आपका हस्ताक्षर, नाम, पद और दिनांक सब डाल देंगे। फिर नेक्स्ट पेज आता है कार्यविवरण ग्रहण की सूचना, जिसको हम योगदान आख्या बोलते हैं। तो ये योगदान आख्या आपके अलग अलग डिस्कॉम में अलग अलग नाम से जाएगी, लेकिन जाएगा सबका निर्देशक कार्मिक एवं प्रबंधन को ही। और जैसा कि है कि इसमें आप अपना नियुक्ति आदेश संख्या लिख देंगे, किसके द्वारा मेरी नियुक्ति सहायक लेखाकार के पद पर इतने इतने को हुई है, और मैं आज इस दिनांक को पूर्वाह्न में यानी कि मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में ज्वाइन करा, उस पर क्लिक कर राइट करके आप अपने हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम और पता पूरा लिख के यहाँ पे आप नीचे साइन कर देंगे। आपका नियुक्ति आदेश संख्या वही है जो मैंने सबसे पहले हम बात करते हैं नियुक्ति आदेश संख्या की। आप इसमें नियुक्ति आदेश संख्या डालेंगे दोस्तों। नियुक्ति आदेश संख्या देखिए यहाँ जहाँ इधर 9 नवंबर यहाँ लिखा है, तो इसके ऊपर ही ठीक इस जगह, एक मिनट, यहाँ पे आपका नियुक्ति आदेश संख्या होगा, जहाँ मैंने ग्रीन कलर किया है यहाँ पे नियुक्ति आदेश संख्या होगा। ये आदेश संख्या आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें करना होगा, इस तरह से फॉर्म भरना है। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके टोटली सभी डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें लगेंगे। एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट, आपकी एज से रिलेटेड, आपका आधार कार्ड, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ दिए थे वही सब डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा भी, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये ऊपर क्रमांक है 2994, ये जो है ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर नंबर है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपके सेल्फ अटेस्टेड होंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई आपको किसी और से गजेटेड ऑफिसर से कराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी किसी को कोई डाउट है तो सीधा मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे या कॉल करके भी पूछ सकता है कि मेरे पास ये नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो आई होपफुली कि नेक्स्ट वीक में सभी लोग, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी अब कर लेंगे और जल्दी से जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो ये डिस्पैच आपके हो गए हैं लेटर्स 9 नवंबर को पश्चिमांचल से। तो आपको सिर्फ बनवाना है, आपको एफडी, एफिडेविट और एक मेडिकल सर्टिफिकेट्स, बस ये आप बनवा लीजिए और डायरेक्ट आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो आया उसके साथ जितने भी पेपर्स आए हैं, ज्वाइनिंग किट पूरी आई है, उसके 2 सेट और आप ब्लैंक रखें अपने पास, ताकि अगर कोई गलती होने के चांसेस कहीं हों तो उस पेज को आप रिप्लेस कर दें एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें।